ये आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में यदि आप एसएससी जीडी यूपीपी यूपीएसआई यूपीटेट टेस्टेड अब यूपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्पेशली एसएससी जीडी की परीक्षा जो कि फरवरी में शुरू होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण व्याकरण की क्लास। पहला सवाल करें कि निम्नलिखित शब्दों में एक वर का अनेकार्थी नहीं है, तो आपको ये बताना है कि कौन इसमें जो है वो वर का अनेकार्थी नहीं है, उसकी पहचान करनी है। ए श्रेष्ठ, बी वरदान, सी पति और डी सुवर्ण। तो आपको बताना है कि कौन इसमें जो है वर का अनेकार्थी नहीं है। तो वर का जो अनेकार्थी नहीं है वो सुवर्ण जो है उसका अनेकार्थी नहीं है। बाकी सभी जो है वो वर के क्या है, वो अनेकार्थी हैं। चूंकि फास्ट रिवीजन करेंगे, सवालों की संख्या जो है वो ज्यादा है। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि कौन सा शब्द रस का अनेकार्थी नहीं है। तो दूसरे में आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो रस का अनेकार्थी नहीं है। रूप, स्वाद, पानी और पारा। तो आपको ये बताना है कि रस का अनेकार्थी क्या इसमें नहीं है। तो रस का जो अनेकार्थी नहीं है वो पारा नहीं है। तो विकल्प डी जो है वो दूसरे का क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरे में कह रहे हैं कि शाखा मृग शब्द का प्रवाची है। तो आपको बताना कि शाखा मृग का प्रवाची क्या है। ए हिरन, बी बानर, सी तोता और डी भौरा। तो आपको बताना है कि शाखा मृग शब्द का प्रवाची क्या है। हिरण है, बानर है, तोता है या भौरा है। तो शाखा मृग का हो जाएगा बानर। विकल्प बी जो है वो आपका तीसरे का आंसर सही हो जाएगा। चौथा सवाल, करेक्ट, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द क्या है। तो जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द में हम उसे क्या कह सकते हैं। जलज, जलंधि, जलचर या जलधर। तो आपको बताना है कि जल में रहने वाला प्राणी उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो एक शब्द उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए जलचर हो जाएगा। विकल्प सी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। पांचवा कह रहा है कि प्रवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताना कि कौन सा युग्म जो है वो अशुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द जो है वो ये शुद्ध अशुद्ध है। ये आपको बताना है कि सवाल नंबर पांचवे का। ए कह रहा है आकाश पुष्कर, बी कह रहा है कमल ताम्रश, सी कह रहा है यमुना जानवी और डी कह रहा है कि कामदेव और मनोभाव। मनोभाव मनोभाव कह रहा है। तो आपको ये बताना कि कौन सा शब्द जो है युग्म इसमें से जो है वो पर्यायवाची की दृष्टि से क्या है, वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाले का बताना है। तो अशुद्ध इसमें हो जाएगा यमुना और जानवी। जानवी जो है वो गंगा का प्रवाची है, यमुना का प्रवाची शब्द जो है वो नहीं है। चले आगे देखते हैं सवाल नंबर छठवां। छठवां करें कि जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द क्या है। आपको बताना है कि जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है। अविकल, अविधार्य, अनिर्धार्य, अनिर्णित और अनिवार्य। तो आपको बताना है कि जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो उसके लिए बनेगा अनिवार्य। अर्थात विकल्प डी जो है वो छठवें का आपका सही हो जाएगा। सातवें में कह रहा है कि बाजी का प्रवाची शब्द क्या है। तो आपको बताना कि बाजी शब्द का प्रवाची क्या है। ए अश्व, बी बेसर, सी श्रृंगाल और डी किंकर। तो आपको बताना कि बाजी का प्रवाची शब्द क्या है। तो बाजी प्रवाची शब्द जो है वो अश्व हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर सातवें का। अब बात करते हैं सवाल नंबर आठवें की। आठवें में क्या कह रहे हैं। आठवें में कह रहा है कि प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। आपको बताना है कि प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। अग्नि, अग्नि, आकाश, मोती और पानी। तो आपको बताना है कि प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये सभी के सभी जो है वो पानी के अनेकार्थी हैं। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर नवा। नवा करें कि जो पहले था अब नहीं है के लिए एक शब्द है। आपको बताना था कि जो पहले था अब नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा। सवाल नंबर नवे का। पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व या अनागत। तो आपको बताना है कि जो पहले था अब नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका पूर्वज। विकल्प ए जो है वो नवे का सही हो जाएगा। सवाल नंबर दसवां। दसवां करें कि जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। कह रहा है कि जो पहले कभी न हुआ हो अ, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शुद्ध एक शब्द क्या है। अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो दसवें का क्या हो जाएगा। विकल्प बी हो जाएगा अभूतपूर्व, अर्थात जो पहले कभी ना हुआ हो। सवाल नंबर 11 कर जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा या असंभव। तो बताना है कि जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहेंगे। निराशा,
उपेक्षा, अप्रत्याशित या असंभव, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे जो है वो कहा जाएगा क्या? अप्रत्याशित कहा जाएगा। तो विकल्प बी सही हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूजनीय, पूज्य, पूजनीय या पूजनीय। तो आपको ये बताना है कि जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? सवाल नंबर 12 का उत्तर आपको देना है। तो जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? उसे पूज्य कहा जाता है। सवाल नंबर 13। 13 में कह रहा है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। कह रहा है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द क्या होगा? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रही, अनुग्रहित। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द जो है इसमें सही होगा जिस पर अनुग्रह किया गया हो। इसका उत्तर आपको देना है सवाल नंबर 13 का। तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहे हैं कि धर्म का समानार्थी क्या है? आपको बताना है कि धर्म का समानार्थी क्या है? चरम, चमड़ा, चित्र या अंतिम। तो आपको धर्म का समानार्थी शब्द बताना है कि क्या होगा? चरम, चमड़ा, चित्र या अंतिम। तो धर्म का जो समानार्थी बनेगा वो बन जाएगा आपका चरम। विकल्प ए जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 15। कर कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। ए चमक, क्लेश, बी चमक, थकावट, सी उलटफेर, थकावट और डी थकावट और चमक। तो सवाल नंबर 15 का उत्तर देना है कि 15 का उत्तर कैसे हो। तो कांति, चमक और क्लांति माने थकावट। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा आपका सवाल नंबर 15 का उत्तर। अब सवाल नंबर 16। 16 में कह रहा है कि शब्द युग्म पर्यंत और पर्यक इसका अर्थभेद आपको बताना है। पर्यंत और पर्यक का सही अर्थभेद का चयन करना है। ए कह रहा है तक कीचड़, बी तक पलंग, सी पर्याप्त पलंग और डी समग्र और पीगड़ पीड़क। तो आपको बताना कि कौन सा जो है इसमें सही हो जाएगा। पर्यंत और पर्यक 16 नंबर का। तो पर्यंत का मतलब तक होता है और पर्यक माने पलंग। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी 16 नंबर सवाल का। अब 17 नंबर कर आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? आकृति का समभिन्नार्थक बताना है। बनावट, वस्त्र, चित्र और समरूप। तो आकृति का आपको बताना है क्या? समभिन्नार्थक, बनावट, वस्त्र, चित्र और समरूप। तो आकृति का जो समभिन्नार्थक शब्द होगा, समनार्थक मतलब समान अर्थ, समभिन्नार्थक जो इसका अर्थ होगा, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बनावट। अर्थात ए जो है विकल्प सही हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। समान भिन्न अर्थ देने वाला ना, संभिन्नार्थक मतलब समान भिन्न अर्थ देने वाला। 18 नंबर में क्या कहे? 18 में कह रहे गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव का विलोम बताना है। लाघव, पल्लव, अपमान और सौष्ठ। आपको बताना कि गौरव का विलोम क्या होगा? तो गौरव का विलोम लाघव हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा 18 का। 19 में क्या कह रहे? कह रहे हर्ष शब्द का विलोम क्या है? हर्ष का विलोम बताना है। विषाद, प्रहर्ष, खुशी और नीरव। तो हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद, प्रहर्ष, खुशी और नीरव। तो हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा 19 नंबर सवाल का। 20वां में क्या कह रहे? देखिए 20वां में क्या कह रहे? आमिष या सामिस का विलोम क्या होगा? आमिष, सामिस, आमिष कहिए या सामिस कहिए दोनों मतलब एक ही है। का विलोम क्या होगा? ए रसामिस, बी निरामिस, सी मांसाहारी और डी शाकाहारी। तो आमिष और शामिस का विलोम क्या बनेगा? सामिस बनेगा, निरामिस बनेगा, मांसाहारी बनेगा या शाकाहारी बनेगा। तो सामिस का या आमिष का विलोम जो है वो निरामिस हो जाएगा। विकल्प बी जो है वो सही होगा। 21 में कह रहा है कि स्वधर्म का विलोम क्या होगा? स्वधर्म का विलोम बताना है। अधर्म, परधर्म, विधर्म या सुधर्म। तो आपको स्वधर्म का क्या बताना है? विलोम बताना है। अधर्म, परधर्म, विधर्म या सुधर्म। तो स्वधर्म का विलोम क्या हो जाएगा? स्वधर्म का विलोम विधर्म हो जाएगा। अर्थात विकल्प सी जो है वो सही होगा सवाल नंबर 21 का उत्तर। अब 22 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? 22 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? तो आपको जो युग्म गलत है उसका चयन करना है। ए कह रहा है निषिद्ध विहित, बी कह रहा है वक्र और ऋजु, सी कह रहा है कटु और तिक्त और डी कह रहा है पाश्चात्य का पवार्थ। तो आप बताना कि कौन सा युग्म जो है इसमें गलत है। विकल्प ए निषिद्ध और विहित, बी वक्र और ऋजु, सी कटु और तिक्त और डी पाश्चात्य और पवार्थ। तो जो गलत है वो गलत विकल्प सी है।
कटु और तिक्त, कटु का क्या होगा? कटु, कठोर, मीठा हो जाएगा इसका। तो ये गलत है, बाकी तीनों जो है वो सही हो। 23 में कह रहा है कि पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? तो पाश्चात्य का विलोमार्थक बताना है, तो पौवार्त्य, पूर्वी, पश्चिमी या नवीन। तो आपको बताना है कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो पाश्चात्य का विलोम पौवार्त्य हो जाएगा। विकल्प बी जो है, ए जो है सॉरी सही होगा सवाल नंबर 23 का। आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहे हैं कि अविकारी शब्द क्या होता है? आपको पता ना कि अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी का मतलब जिसमें विकार ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक से अपने रूप को नहीं बदलते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन इसमें होगा? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और विशेषण। तो आपको पता ना कि अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द अव्यय होता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों जो है विकारी शब्द होते हैं। सवाल नंबर 25। 25 में कह रहा है कि अय राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन-सा कारक है? कह रहा है, "अय राकेश यहाँ आओ।" इस वाक्य में कौन-सा कारक है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक या करण कारक? तो आपको बताना कि कौन-सा कारक है? अधिकरण कारक है, संबोधन कारक है, कर्ता कारक है या करण कारक है? तो अय राकेश अर्थात संबोधन कारक, संबोधन हो रहा है किसका? राकेश का। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 का उत्तर। सवाल नंबर 26। 26 में कह रहे हैं कि धुंधला शब्द में विशेषण है। आपको बताना है कि धुंधला शब्द में कौन-सा विशेषण है? ए कह रहा है संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि धुंधला शब्द में कौन-सा विशेषण बनेगा? सवाल नंबर 26 का उत्तर आपको देना है। संख्यावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक? तो धुंधला में गुणवाचक विशेषण बनेगा। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा क्रिया विशेषण जो है वो रीतिवाचक है? अत्यंत, आजकल, कदाचित या बाहर। तो आपको बताना है कि कौन-सा जो है शब्द इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सवाल नंबर 27 का अत्यंत, आजकल, कथाजित और बाहर। तो जो इसमें रीतिवाचक विशेषण है वो विकल्प सी हो जाएगा। कथाजित जो है ये अरीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो 27 का विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28। 28 में कह रहा है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन-सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इसमें कौन-सा कारक है? ए अपादान कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक और डी कर्म कारक। तो आपको था ना कि वो अगले साल आएगा, अर्थात क्रिया जो है वो अगले साल होगी, तो कारक कौन-सा हो जाएगा? तो 28 में जो कारक हो जाएगा वो अधिकरण कारक हो जाएगा। विकल्प सी जो है वो सही होगा आपका। सवाल नंबर 29। 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा शब्द विशेष्य है? आपको बताना कि कौन-सा शब्द जो है वो विशेष्य है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक और विषाद। तो आपको बताना है कि कौन-सा शब्द जो है वो विशेष्य है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक और विषाद। तो जो इसमें विशेष्य शब्द है वो क्या है? ये आपको बताना है 29 नंबर सवाल में। तो इसमें विषाद शब्द जो है वो विशेष्य है। तो विकल्प डी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 30 में। 30 में क्या कह रहा है? कह रहा है वे अभिकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों या अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? कह रहा है वे अभिकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द या समुच्चय बोधक शब्द। तो आपको बताना है कि ऐसे अभिकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 31। 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भावाचक संज्ञा है? तो आपको बताना कि कौन सी संज्ञा इसमें भावाचक है? भारत, मित्रता, लड़का और पेड़। तो बताना कि कौन सी संज्ञा जो है इसमें भावाचक है? भारत, लड़का, पेड़ और मित्रता। 31 नंबर में तो जो भावाचक संज्ञा है मित्रता है। विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 31 का। अब आते हैं सवाल नंबर 32 में। 32 में कह रहा है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए विदुषी, बी विद्वती, सी विद्यामती और डी विद्यावंती। तो आपको था ना कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? विदुषी बनेगा, विद्वती बनेगा, विद्यामती बनेगा या विद्यावंती बनेगा। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग जो है वो विदुषी बनेगा। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 32 का। सवाल नंबर 33 कर निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? आपको बताना कि किसमें जो है अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ए अपरोक्ष, बी अपादान, सी अपवाद और डी अपमान। तो आपको बताना कि किसमें जो है अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अपरोक्ष में,
अपादान में, अपवाद में या अपमान में। तो अब उपसर्ग का प्रयोग पूछा है, तो दान में अपादान में जो है प्रयोग हुआ है कि अपवाद में या अपमान में, तो जो उपसर्ग अप्रयोग नहीं हुआ है, वो अपरोक्ष में नहीं हुआ है, तो विकल्प कौन-सा सही हो जाएगा? 33 का ए जो है आपका विकल्प क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अपरोक्ष जो है, वो उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर 34। 34 में कह रहा है कि यहाँ यह चांदी खोटी-सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी-सी विशेषण का प्रकार कौन-सा है? तो आप बताना कि खोटी-सी जो है वो विशेषण का कौन-सा प्रकार है? ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाण बोधक विशेषण और डी पूर्णांक बोधक विशेषण। तो 34 का उत्तर आपको देना है कि क्या सही होगा? यह चांदी खोटी-सी दिखती है। इसमें जो है खोटी-सी किस प्रकार का विशेषण है? तो यह जो है गुणवाचक विशेषण है। वि विकल्प ए जो है वो 34 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 35, वह पहुँचा ही होगा इस वाक्य में क्रिया का काल क्या होगा? वह पहुँचा ही होगा इस वाक्य में क्रिया का काल आपको बताना है। ए भविष्य, बी हेतु हेतु मध्यभूत, सी वर्तमान और डी आसन्न। आपको बताना है कि वह पहुँचा ही होगा वाक्य में क्रिया का कौन-सा काल होगा। सवाल नंबर 35, तो इसमें जो है आसन्न भूत होगा, क्रिया का यह काल है आसन्न भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 से करें कि निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो इन इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसका चयन करिए। ए पानी, बी नदी, सी रोटी और डी बकरी। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग है? बाकी सभी शब्द चारों के चारों जो है वो इकारांत है। तो इकारांत होते हुए भी पानी जो है अपवाद स्वरूप पुल्लिंग शब्द है, तो विकल्प ए जो है 36 का सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 37, कह रहे निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो आपको बताना है कि इसमें जो है वो अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ए शिशु रो रहा है, बी बालक खेल रहा है, सी छात्र पढ़ रहा है और डी छात्रा लिख रही है। आपको बताना है कि इसमें किस वाक्य में जो है वो अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प ए में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सोना जो है वो अकर्मक क्रिया है, जबकि खेलना, लिखना और पढ़ना तीनों सकर्मक क्रियाएँ होती हैं। चलिए, सवाल नंबर 38। 38 में कह रहा है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन-सा कारक है? आपको बताना है कि पेड़ पर पंछी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन-सा कारक है? ए करण, बी अपादान, सी संबंध और डी अधिकरण। तो आपको था ना कि पेड़ पर पद में कौन-सा कारक है? तो अगर पर में और पर का प्रयोग जो है वो अधिकरण तत्पुरुष में होता है, तो विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा। अ इसमें कारक अधिकरण कारक होगा, तो 38 का जो है वो डी विकल्प सही होगा, सवाल नंबर 38 का। अब आते हैं सवाल नंबर 39। कह रहे रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? आपको बताना है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इसमें पुस्तक शब्द क्या है? विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो चूँकि पुरानी पुस्तक है, पुरानी विशेषण है, तो पुस्तक उसका विशेष्य हो गया। तो विकल्प ए जो है वो 39 का सही हो जाएगा, विकल्प ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 40 में। कह रहा है कि संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। आपको बताना कि कौन-सा उपसर्ग युक्त शब्द इसमें संस्कृत वाला नहीं है? अनुजीवी, अपशब्द, लाचार और प्रकर्ष। तो आपको ये बताना है कि संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द इसमें से कौन-सा नहीं है? अनुजीवी नहीं है, अपशब्द नहीं है, लाचार नहीं है या प्रकर्ष नहीं है। तो इसमें संस्कृत उपसर्ग युक्त जो शब्द नहीं है, वो लाचार नहीं है। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 41। 41 में कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन-सा रूप है? और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, आपको इसमें क्रिया का रूप बताना है। ए कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया और डी अपूर्ण क्रिया। तो आपको बताना है कि इसमें क्रिया का कौन-सा रूप प्रयोग जो है वो किया गया है। सवाल नंबर 41 में, तो इसमें क्रिया का प्रेरणार्थक रूप प्रयोग किया गया है, जिसमें कर्ता अपना काम नहीं करके दूसरे से करवाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर हम लोग 42। 42 में क्या कह रहे हैं? 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? आपको बताना है कि कौन-सा वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य नहीं है। सवाल नंबर 42 में, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। बी वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। सी मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है और डी
यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो आपको बताना कि इसमें से कौन-सा ऐसा वाक्य है जिसमें मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, जो मिश्र वाक्य नहीं है। बाकी सभी मिश्र वाक्य हैं और एक जो मिश्र वाक्य नहीं है उसका चयन करना है। तो इसमें जो मिश्र वाक्य नहीं है वो विकल्प बी जो है वो मिश्र वाक्य इसमें नहीं है, बाकी सभी के सभी जो हैं वो मिश्र वाक्य हैं। तो 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 43 में। 43 में कह रहे हैं कि नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? तो आपको नीचे कुछ नाम दिए गए हैं और इनमें जो है ये समासों के नाम दिए हुए हैं और इसमें आपको पहचान करके नीचे विकल्प में से उसका चयन करना है। राखर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और छुटभैया, इनमें कौन से समास होगा? तो क्रम वाइज इन समासों को आपको बताना है। ए कह रहा है तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी भाव बहुब्रीहि, बी कह रहा है द्वंद्व अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुब्रीहि, सी करे कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययी भाव द्वंद और डी करे तत्पुरुष अव्ययी भाव द्वंद और कर्मधारय। तो राह खर्च में कौन सा समास होगा? तो राह खर्च में राह के लिए खर्च होता है तत्पुरुष हो जाएगा। व्यर्थ इसमें अव्ययी भाव होगा। गोला बारूद, गोला और बारूद द्वंद हो जाएगा। छुटभैया इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 43 का। चलते हैं अब देखते हैं सवाल नंबर 44। 44 में क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित में से समासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह है। आपको बताना है कि इसमें से एक समासिक शब्द और समास का एक नाम गलत है, उसको आपको बताना है कौन सा गलत है। उपकृष्णम तत्पुरुष, महादेव कर्मधारय, पुष्पधनवा बहुब्री और शुकबकम द्वंद। तो आपको बताना कि कौन-सा जो है इसमें जो युग्म है वो गलत है, उसका आपको क्या करना है, चुनाव करना है। उपकृष्णम तत्पुरुष, महादेव कर्मधारय, पुष्पधनवा बहुब्रीहि, शुकबकम द्वंद। तो जो इसमें गलत है वो आपको चयन करना है सवाल नंबर 44 का। तो जो गलत है वो विकल्प ए जो है वो गलत है, बाकी सभी के सभी जो हैं वो सही हैं। अब सवाल नंबर 45 कह रहा है रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है? आपको बताना कि रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है? मछली, मेंढक, रस्सी और घोड़ा। तो रज्जू का हिंदी में अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। मछली, मेंढक, रस्सी और घोड़ा। तो रज्जू शब्द को हिंदी में रस्सी कहते हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका सवाल का उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 46। 46 में करें कंधा शब्द का तत्सम बताना है। आपको बताना है कि कंधा का तत्सम क्या होता है? ए करे स्कंधक, बी स्कंद, सी करे कछु और डी करे कंधु। तो आप बताना कि कंधा शब्द का तत्सम क्या होगा? स्कंध होगा, अस्कंध होगा, कछु होगा या कंध होगा। तो कंधा का जो तत्सम होता है वो स्कंध होता है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 47। 47 में करें कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द तत्सम रूप है? कौन-सा शब्द जो है वो तत्सम रूप में है? ये आपको बताना है। अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात। तो आपको बताना है कि कौन-सा शब्द जो है वो तत्सम रूप में लिखा गया है। सवाल नंबर 47 का उत्तर आपको देना है अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात। तो इसमें जो तत्सम रूप में लिखा गया है वो अंधकार लिखा गया है। विकल्प ए जो है वो सवाल नंबर 47 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 48। करेक्ट निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। आपको बताना कि कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? मेघ, ठेस, भौरा और जेठ। तो इसमें आपको तत्सम शब्द की क्या करनी है? पहचान करनी है। मेघ, ठेस, भौरा और जेठ। बताना है कि कौन सा शब्द जो है इसमें तत्सम है। सवाल नंबर 48 तो जो तत्सम है वो मेघ है, बाकी तत्सम नहीं तद्भव शब्द है। अब 49 के जगह पर हम 49 की बात करेंगे 48 के बाद 49 की। 49 नंबर सवाल में क्या करें? करें नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताने कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु और शहीद। सवाल नंबर 49 49 का उत्तर आपको देना है कि विकल्पों में से तत्सम का चयन करना है। पड़ोसी, गोधूम, बहु और शहीद। तो अगर इसमें देखा जाए तो गोधूम शब्द जो है वो तत्सम है। तो विकल्प बी जो है वो उत्तर आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 49 का। और अब देखते हैं सवाल नंबर 50। 50 में क्या कह रहे हैं? कह रहे कौन-सा वाक्य शुद्ध है? सवाल 50 में बताना है कौन-सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। तो बताना कि कौन-सा वाक्य जो है सवाल नंबर 50 का सही होगा? तो 50 का जो सही होगा वो विकल्प ए ही सही हो जाएगा। विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति था, तो सवाल 50 का उत्तर ए जो है आपका क्या होगा वो सही हो जाएगा। चलें तो देखते हैं सवाल नंबर 51। अब सवाल नंबर 51 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 51 में कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये आपको बताना है सवाल नंबर 51 में।
कह रहे ए कह रहा है शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। बी कह रहा है शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। सी कह रहा है शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। और डी कह रहा है शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। एक सवाल नंबर 51 का। तो 51 में जो शुद्ध है वो है कि शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। विकल्प सी जो है इसका सही हो जाएगा, बाकी सभी जो है वो अशुद्ध लिखे हुए हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 52। 52 में करें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको शुद्ध वाक्य की को बताना है। ए करें दही खट्टी है, बी दही खट्टा है, सी दही खटास है और डी दही खटाई है। आपको बताना कि कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है या दही खटाई है। तो जो शुद्ध है वो है कि दही खट्टा है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 52 का। अब सवाल नंबर 53। करेक्ट कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है, बी सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सी सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है और डी सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो आपको बताना है कि सवाल नंबर 53 में कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा इसमें कौन सा, तो डी सही हो जाएगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। विकल्प डी जो है इसमें सही होगा सवाल नंबर 53 का। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 54 पे। 54 में कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको ये बताना कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आंखों से देखी घटना है, बी कह रहा है यह आंखों देखी घटना है, सी कह रहा है यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है और डी कह रहा है यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो सही है सवाल नंबर 54 में। तो 54 में जो सही होगा वह यह आंखों देखी घटना है। तो विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी जो है वो इनकरेक्ट लिखे हुए हैं। अब सवाल नंबर 55 में। 55 में कह रहा है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ क्या है। ए कह रहा है पैसे से सब काम हो जाते हैं, बी अपराध करके किसी को डांटना, सी जबरदस्ती गले पड़ना भी और डी कह रहा है कि सावधान रहने से लाभ होता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा सवाल नंबर 55 में। तो 55 का विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, जबरदस्ती गले पड़ना ये भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा जबरदस्ती गले पड़ना। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अब देखते हैं सवाल नंबर 56 में। 56 में करें कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो घड़ों पानी पड़ना इसका अर्थ बताना है। ए कह रहा है घड़े से पानी गिराना, बी पानी की कीमत समझना, सी कह रहा है अत्यंत संकुचित सोचना और डी कह रहा है अत्यंत लज्जित होना। तो आपको बताना कि घड़ों पानी पड़ना इसका जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है वो होगा अत्यंत लज्जित होना। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा 56 का। सवाल नंबर 57। 57 कह रहा है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका सही अर्थ क्या होगा। ए कह रहा है ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, बी तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, सी तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो और डी कह रहा है कि सदैव मीठी बात ही बोला करो। तो आपको ये बताना है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कि ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। विकल्प ए जो है वो सवाल नंबर 57 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 58 में। कह रहा मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए कह रहा है आग में तापना, आग से तापना, बी बुद्धि बहुत अधिक पीटना, सी घूस देना और डी बहुत सस्ता होना। तो आपको बताना है कि मुट्ठी गर्म करना का सही अर्थ क्या होगा। आग से तापना, बी बहुत अधिक पीटना, सी घूस देना और डी बहुत सस्ता होना। तो मुट्ठी गर्म करने का अर्थ हो जाएगा घूस देना। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 59 देखते हैं कि 59 में क्या कह रहा है। 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आपको ये बताना कि कौन सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ए कह रहा है पुष्पांजलि, बी मंत्रिपरिषद, सी वाल्मीकि और डी आध्यात्मिक। तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो है इसमें वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध इसमें है वो वाल्मीकि शब्द जो है वो शुद्ध है। बाकी पुष्पांजलि, मंत्रिपरिषद और ये आध्यात्मिक गलत है। पुष्पांजलि इसमें जो ल पर मात्रा होगी वो छोटी की मौत होगी। मंत्रिपरिषद में जो मात्रा होती वो भी छोटी होगी, मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद जो है इसमें होगा और जो
डी है, जिसको हम आध्यात्मिक कहते हैं, ये आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। ठीक, आगे देखा जाए सवाल नंबर 60 में। सवाल नंबर 60 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो अशब्द है। आपको बताना कि किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है, वो शब्द इसमें से कौन सा है? ए कह रहा है प्रदर्शित, बी अहोरात्र, सी एक तारा और डी भास्कर। तो आपको बताना कि इसमें किसकी वर्तनी जो है वो अशुद्ध है? प्रदर्शित की, अहोरात्र की, एक तारा की या भास्कर की। तो जिसकी वर्तनी अशुद्ध है वो विकल्प डी हो जाएगा। भास्कर की जो है वर्तनी अशुद्ध है। भास्कर जो है वो ऐसे लिखा जाता है। तो भास्कर की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। तो 60वें का डी जो है वो सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 61 में कह रहे हैं कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। आपको था ना कि शुद्ध वर्तनी वाला इनमें से कौन सा शब्द है? ए कह रहा है कृषांगिनी, बी कृषांगी, सी कृषांगी और डी कृषांगी। तो आपको ये बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इनमें से शुद्ध है। सवाल नंबर 61 में, तो 61 में जो वर्तनी शुद्ध है वो कृषांगी लिखा जाता है ऐसे। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 61 का। अब आते हैं सवाल नंबर 62 में। आपको बताना कि इनमें से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है वो गलत लिखी हुई है। ए कह रहा है आधीन, बी ज्योत्सना, सी अहर्निश और डी अनुग्रहित। तो आपको ये बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इसमें से अशुद्ध लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 62 का उत्तर आपको देना है। तो जो वर्तनी अशुद्ध है वो आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। इसकी वर्तनी अशुद्ध है। सवाल नंबर 63। 63 में कहते हैं कि विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो कह रहा है कि विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी क्रिया विशेषण। तो आपको बताना है कि विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो क्या कहलाता है। तो उसे जो है हम क्रिया विशेषण कहते हैं। विकल्प डी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 64। 64 में कह रहा है कि पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में कौन सा पदबंध है। तो पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में कौन सा पदबंध है? ए क्रिया पदबंध, बी क्रिया विशेषण पदबंध, सी विशेषण पदबंध और डी संज्ञा पदबंध। तो आपको 64 का उत्तर देना है। 64 नंबर सवाल का कि क्या होगा। तो पहले से बहुत धीरे बोलने वाला, तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। विकल्प बी जो है उत्तर उसका सही हो जाएगा 64 का। अब सवाल नंबर 65। 65 में कह रहा है कि किसी ना किसी तरह में कौन सा पदबंध है। किसी ना किसी तरह इसमें कौन सा पदबंध है? ए विशेषण पदबंध, बी संज्ञा पदबंध, सी सर्वनाम पदबंध और डी क्रिया विशेषण पदबंध। तो आपको 65 वाले का उत्तर बताना है। तो किसी ना किसी तरह, तो इसमें जो है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। विकल्प डी जो है वो सवाल नंबर 65 का उत्तर सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 66। 66 में कह रहे हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है। आपको बताना है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है। ए संज्ञा उपवाक्य, बी क्रिया विशेषण उपवाक्य, सी सर्वनाम उपवाक्य और डी विशेषण उपवाक्य। सवाल नंबर 66 का उत्तर बताना है आपको कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इसमें जो है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 67। 67 में कह रहे हैं कि निम्नांकित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो आपको बताना कि कौन सा वाक्य जो है वो क्रिया विशेषण से युक्त है। सवाल नंबर 67 का ए कह रहा है मैं कल नहीं जाऊंगा, बी यह फूल सुंदर है, सी लड़का रोते रोते घर पहुंचा और डी आज शाम को मत आना। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो क्रिया विशेषण से युक्त वाला वाक्य जो है इसमें है। तो जो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है सवाल नंबर 67 में, वो लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ये क्रिया विशेषण से युक्त वाक्य है। तो सवाल नंबर 67 का विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 68। सवाल नंबर 68 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 68 में कह रहा है कि व्यवहार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आपको ये बताना है कि व्यवहार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। व्यवहार के आधार पर 5, 4, 3 और 2। तो व्यवहार के आधार पर आपको शब्द के प्रकार बताने हैं। 5, 4, 3 और 2। तो अगर व्यवहार के आधार पर शब्द के प्रकार देखे जाएं तो इनके कुल 3 प्रकार होते हैं। आप उसको आप उत्पत्ति भी कह सकते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं सवाल नंबर 69। 69 में कह रहे हैं कि राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप क्या है। तो आपको बताना कि राम रोटी नहीं खाता,
इसका कर्मवाच्य रूप क्या बनेगा? ए कह रहा है राम ने रोटी खाए जाते हैं, बी राम ने रोटी खाई, सी कह रहा है राम रोटी खाएगा और डी कह रहा है राम ने रोटी खाई जाती है, राम से रोटी खाई जाती है। तो आपको इसको कर्मवाच्य रूप में बदलना है 69 वाले सवाल नंबर सवाल का। तो राम ने रोटी नहीं खाता, इसका जब कर्मवाच्य रूप बदलेंगे तो इसका हो जाएगा कि राम से रोटी नहीं खा जाती है, तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा 69 का। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 70। 70 में क्या कह रहे हैं? कह रहे मरम बचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। मरम बचन जब सीता बोला इस पंक्ति में प्रयोग हुआ है कर्मवाच्य का, कृतिवाच्य का, गलत वाक्य का और भाववाच्य का। तो आप बताना कि मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग किसका हुआ है? कर्मवाच्य का, कर्तृवाच्य का, गलत वाक्य का या भाववाच्य का। तो इसमें जो है वो कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए जो है वो 70 का क्या होगा? सही हो जाएगा। सवाल नंबर 71 में कह रहे कि मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो 71 का उत्तर आपको बताना है कि मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मोहन से चला नहीं जाता इसमें जो है भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। भाववाच्य में जो है वो क्रिया की प्रधानता होती है। तो सवाल नंबर 71 का विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 72। 72 में कह रहे हैं कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? तो आपको ये बताना है कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है। ए निषेधात्मक निषेधवाचक वाक्य, बी विधिवाचक वाक्य, सी प्रश्नवाचक वाक्य और डी संयुक्त वाचक। तो आपको बताना कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल 8 प्रकार होते हैं और उसमें संयुक्तवाचक कोई भी प्रकार नहीं होता। तो विकल्प डी जो है वो 72 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 73। 73 में कह रहे कि विधेय के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि विधेय के अंतर्गत कौन आता है? कर्म, कर्ता, कर्म और क्रिया और क्रिया। तो आपको बताना है कि विधेय के अंतर्गत कौन आता है? तो विधेय के अंतर्गत कर्म और क्रिया दोनों आते हैं। तो विकल्प सी जो है वो 73 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 74। 74 में कह रहे कि मेरी माँ खाना बना रही वाक्य में कर्ता का विस्तार है। आपको बताना है कि मेरी माँ खाना बना रही इस वाक्य में कर्ता का विस्तार है। ए बना रही है, बी माँ, सी खाना और डी मेरी। तो चूंकि कर्ता का विस्तार हमेशा कर्ता से पहले आता है इसलिए विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। मेरी जो है इसमें कर्ता का विस्तारक है। सवाल नंबर 75। 75 में कह रहे कि टॉस युवा भारती ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपरोक्त वाक्य में उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है? तो आपको इसमें उद्देश्य के बारे में बताना है। ए टॉस, बी युवा भारतीय टीम ने, सी भारतीय टीम और डी जो है वो बल्लेबाजी। तो आपको बताना कि इस वाक्य में जो है वो उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो उद्देश्य है वो उद्देश्य विकल्प बी में है, युवा भारतीय टीम। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 76। 76 में कह रहे कि सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? आपको बताना कि सीढ़ी के सहारे मैं जहाज में जा पहुंचा। तो सीढ़ी के सहारे इसमें क्या है? ए कह रहा है साधारण उद्देश्य, बी कह रहा है विधेय विस्तारक, सी कह रहा है उद्देश्य वर्धक और डी कह रहा है कोई नहीं। तो आपको ये बताना कि सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा इस वाक्य में सीढ़ी के सहारे जो है वो क्या है? तो उसे हम उद्देश्य वर्धक कहेंगे। तो विकल्प सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको विस्तारक भी हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 77 की। 77 में कह रहे हैं कि बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है? बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए कह रहा है विस्मयवाचक वाक्य, बी इच्छावाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य और डी कह रहा है संदेहवाचक वाक्य। तो आपको ये बताना है कि बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य है? तो चूंकि यह वाक्य जो है वो संकेतवाचक है, संकेत कर रहा है, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने के ऊपर निर्भर करती है। चले अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 78 कह रहा है कि वाह कैसा नैनाभिराम दृश्य है, वाक्य का प्रकार है। आपको बताने कि वाह कैसा नैनाभिराम दृश्य है, इस वाक्य का प्रकार क्या है? विस्मयादिबोधक है, निषेधात्मक है, विधानार्थक है या इच्छार्थक है? तो सवाल नंबर 78 का उत्तर आपको देना है कि किस तरह का वाक्य है। विस्मयादिबोधक है, निषेधात्मक है, विधानार्थक है या इच्छार्थक है? तो यह जो है विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो विकल्प ए जो है वो 78 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 79 कर यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य किस प्रकार का है? यदि दवा लोगे तो बुखार क्या होगा? वो कम हो जाएगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए संयुक्त, बी मिश्र, सी सरल या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो आपको 79 नंबर सवाल का उत्तर देना है कि यह किस तरह का वाक्य है। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, तो यह एक तरह का मिश्र वाक्य है। तो विकल्प बी जो है वो उत्तर आपका सही हो जाएगा 79 का। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 80। 80 में कह रहा है कि उसने खा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। उसने खा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। ए कह रहा है संकेतवाचक, बी विस्मयवाचक, सी संदेहवाचक और डी इच्छावाचक। तो आपको बताना है कि उसने खा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से वो किस प्रकार का वाक्य है। तो अगर 80 नंबर सवाल का उत्तर देखा जाए तो उसने खा लिया होगा, तो इसमें संदेह प्रदर्शित हो रहा है, तो विकल्प सी जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा सवाल नंबर 80 का। अब 81 कर कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। आपको बताना कि कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया है। क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए या सर्वनाम के लिए। तो आपको बताना है कि संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है। क्रिया के लिए, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा प्रतिनिधि का प्रयोग जो है वो सर्वनाम के लिए किया जाता है। तो विकल्प डी जो है आंसर सही हो जाएगा सवाल नंबर 81 का। अब आते हैं सवाल नंबर 82 में। कह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द जो है इसमें सर्वनाम नहीं है। ए कह रहा है कौन, बी कोई, सी उसने और डी 10 गुना। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द जो है वो सर्वनाम नहीं है। कौन, कोई, उसने और 10 गुना। तो इसमें जो सर्वनाम नहीं है वो 10 गुना नहीं है, बाकी तीनों जो है वो सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। सवाल नंबर 83। 83 में कह कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। आपको बताना है कि कोई और कुछ का प्रयोग जो है इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। ए कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम, बी कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी कह रहा है निजवाचक सर्वनाम। तो आपको बताना कि कोई और कुछ जो है उसका प्रयोग किस सर्वनाम में होता है। तो इनका प्रयोग जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। तो विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा 83 का। अब आते हैं सवाल नंबर 84 में। 84 में कह रहे कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आपको बताता है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या उपरोक्त सभी गलत हैं। तो आपको बताना है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है कि जो बोलता है, अर्थात बोलने वाला वक्ता के लिए प्रयोग होता है, और श्रोता के लिए जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो 84 का उत्तर विकल्प क्या होगा, बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 85। करेक्ट कविता का बहुवचन है। आपको बताना कि कविता का बहुवचन क्या है। ए करेक्ट कविताएं, बी करेक्ट कविताएं, सी कविताइयां और डी कविताएं। तो आपको बताना कि कविता का बहुवचन क्या बनेगा। विकल्प ए, बी, सी और डी में से कौन सा उत्तर सही होगा सवाल नंबर 85 का। तो कविताएं होगा, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। कविता का बहुवचन कविताएं होता है। अब सवाल नंबर 86 की बात करेंगे। करें इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो आपको पता ना कि कौन सा शब्द जो है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। ए प्राण, बी भक्ति, सी शिशु और डी पुस्तक। तो आप बताना कि कौन सा शब्द जो है वो इनमें से हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। तो प्राण शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। सवाल नंबर 87। करें साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। आपको बताना है कि साधु आ रहे हैं, इस वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि साधु का वचन जो है वो क्या होगा, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो एक तो पहली बात कि द्विवचन हिंदी में होता नहीं है, तो बचेगा एक वचन और बहुवचन। तो साधु आ रहे हैं तो बहुवचन के रूप में प्रयोग। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 87 का उत्तर। अब बात करते हैं सवाल नंबर 88 का उत्तर। चिड़िया का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। तो आपको बताना है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में किस रूप में होता है। चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए। आपको बताना कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। 88 नंबर सवाल का उत्तर आपको देना है कि चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा सवाल नंबर 88 में। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। विकल्प ए जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 89। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय लगा है। आपको पांडव में प्रत्यय बताना है। कैसा प्रत्यय है, कृदंत है, तद्धित है, स्त्री है या प्रत्यय नहीं है। तो आपको बताना है कि पांडव में कैसा प्रत्यय लगा है। कृदंत, तद्धित, स्त्री या प्रत्यय नहीं है। सवाल नंबर
89। तो चूंकि पांडव में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा 89 वाले सवाल का। अब बात करते हैं सवाल नंबर 90। 90 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है। तो आपको बताना है कि जो नीचे विकल्प में शब्द और उसके साथ प्रत्यय लगे हैं, उसमें से एक गलत है, उसका आपको चयन करना है। पहला सुंदर, सुंदर धन ता, कठिनाई, कठिन धन आई, सी बचपन, पन धन बच धन पन, और सी पांचवा, पांच धन वा। तो आपको बताना है कि किसका जो प्रत्यय है वो उस युग्म के साथ गलत लगा हुआ है। तो सवाल नंबर 90 का उत्तर आपको देना है। तो जो गलत लगा है वो विकल्प सी में गलत लगा है, बचपन में अन प्रत्यय लगता है, बाकी सभी जो है वो अपने हिसाब से सही है। सवाल नंबर 91, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? तो प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? ए कह रहा है प्रमाणी प्लस क, बी कह रहा है प्रमाणक धन एक, सी कह रहा है प्रा धन प्रा प्रा, और विसर्ग माणिक, प्रमा प्लस आणिक। तो बताना कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो प्रमाणिक में मूल शब्द प्रमाण है और एक प्रत्यय लगा है, तो विकल्प बी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 91 का। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 92। 92 कह रहे हैं कि लौकिक शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना कि लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? लोइक, किक, अक और इक। तो लोक मूल शब्द होता है, तो आपको बताना कि लोक मूल शब्द में क्या प्रत्यय लगाएंगे तो लौकिक बन जाएगा। लोइक, किक, इक, अक आ इक। तो लोक में इक लगा देंगे, लोक में इक लौकिक बन जाएगा, इक प्रत्यय विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा 92 का। 93 में कह रहा है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। आपको बताना कि ई प्रत्यय जो है वो किस शब्द में नहीं है। ए कह रहा है तेली, बी कह रहा है चमेली, सी कह रहा है माली और डी कह रहा है अलबेली। तो आपको बताना है कि किस शब्द में जो है वो ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 93 वाले सवाल नंबर का उत्तर आपको देना है। तो ई शब्द का ई प्रत्यय का प्रयोग जो है वो चमेली में नहीं हुआ, क्योंकि मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा। जबकि तेल में ई, माली में भी ई प्रत्यय लगा है और बेली में भी ई प्रत्यय का प्रयोग जो है वो किया गया है। चले अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 94। करे जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ क्या है? जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ क्या होगा? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय या अतुल्य। तो जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ क्या होता है? अमानक होता है, अपरिग्रह होता है, अपरिमेय होता है, अतुल्य होता है। तो जो मापा न जा सके उसका होता है अपरिमेय। तो विकल्प सी जो है 94 का सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 95 कह रहा है कि जो न न बहुत गर्म और न बहुत ठंडा क्या कहलाता है? न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है, तो क्या कहेंगे इसको? समशीत, समोष्ण, उष्णकटिबंधी या समशीतोष्ण। तो आपको बताना कि जो ना बहुत गर्म हो और ना बहुत ठंडा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो 95 नंबर सवाल का उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समशीतोष्ण, जो ना बहुत ठंडा और ना बहुत गर्म होता है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 96 की। कह रहा है जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। कह रहा है जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। ए कह रहा है सहमति, बी कह रहा है व्युत्पन्नमति, सी कह रहा है प्रत्युन्नमति और डी कह रहा है सम्मति। तो सवाल नंबर 96 का उत्तर जो है आपको देना है कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे हम क्या कहेंगे? तो जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच लेता है उसको हम प्रत्युन्नमति कहते हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा 96 का। सवाल नंबर 97। 97 कह रहा है कि अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? आपको बताना कि अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? ए कह रहा है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, बी कह रहा है इंद्रियों की रखवाली करने वाला, सी कह रहा है इंद्रियों का स्वामी और डी कह रहा है इंद्रियों के बेस में रहने वाला। तो सवाल नंबर 97 का उत्तर आपको देना है कि उत्तर क्या होगा? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या इंद्रियों के बेस में रहने वाला। तो अतीन्द्रिय का शब्द का मतलब होता है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। विकल्प ए जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा 97 का। आते हैं सवाल नंबर 98 पर। 98 पे कह रहा है कि अनन्यमस्क शब्द का आशय क्या है? अनन्यमस्क शब्द का आशय क्या है ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि जिसका मन अपनी ओर हो, बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, सी जिसका मन निर्मल हो और डी जिसका मन केंद्रित हो। तो आपको बताना है कि आ, अन्यमनस्क का आशय क्या है? अन्य मनस्क का आशय क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आशय होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। तो विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का। अब बात करते हैं सवाल नंबर 99 का।
99 में कह रहा है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, तो ए कह रहा है सार्वभौमिक, बी कह रहा है सार्वकालिक, सी कह रहा है सार्वदेशिक और डी कह रहा है सर्वज्ञ। तो आपको बताना है कि सवाल नंबर 99 का उत्तर कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सार्वभौमिक। विकल्प ए जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब सवाल नंबर 100 क्या कह रहा है? कह रहा है कान्हा शब्द है। तो आपको बताना है कि कान्हा शब्द क्या है? ए कह रहा है तत्सम शब्द है, बी तद्भव, सी अर्ध तत्सम और डी कह रहा है अर्ध तद्भव। तो आपको बता दें कि कान्हा शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, दर्शतम है या अर्ध तद्भव है? तो कान्हा शब्द अगर देखा जाए तो कान्हा शब्द क्या है? तद्भव शब्द है, क्योंकि कान्हा का कृष्ण होता है तत्सम। तो विकल्प बी जो है वो आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।